नमस्कार, मैं जनता श्रीओम गौतम। जिस तरीके से भारत के सीजीआई बी आर गवई विदेशों में जाकर न्यायपालिका का ढोल पीटते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में जो स्थिति न्यायपालिका की बनी हुई है, जो केसेस की पेंडेंसी है, जो रवैया पिछले 30-35 सालों में रहा है, उसको लेकर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आईना दिखाने का काम लगातार करते आ रहे हैं। अभी जब इटली में बी आर गवई ने दावा किया कि उन्होंने बुलडोजर एक्शन को इसलिए रोका था क्योंकि इससे आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने का जो अधिकार नागरिकों को मिला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया जा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा ये कहना था कि आदमी को मकान बनाने में, घर बनाने में दिन लग जाते हैं, अगर वो अपराधी भी है तो उसका इस तरीके से घर नहीं तोड़ा जा सकता है बिना न्यायपालिका के आदेश के। यानी कि उन्होंने ये कहा कि कार्यपालिका जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। अब इसका तीखा जवाब दिया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने, जो कि सीनियरिटी के मामले पर दूसरे नंबर पर आते हैं संवैधानिक रूप से, और सीजेआई उनके कहीं बाद में आते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत के सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई को ये याद दिलाया है कि आप जिन बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब आपातकाल इस देश पर थोपा गया था, तब यही अदालतें यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उस आपातकाल का समर्थन करते हुए नजर आया था पूरी दुनिया को। और एक केस जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता के हनन की बात थी, उसको 1 दर्जन के करीब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कह दिया था कि कार्यपालिका जब तक चाहे तब तक इमरजेंसी लागू करके नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर सकती है। और आप सबको मैं ये याद दिला दूं कि जिस केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया था, वो मामला उस इमरजेंसी से करीब 4 साल पहले का था। यानी कि जब केशवानंद भारती केस का निर्णय हो चुका था, बेसिक स्ट्रक्चर का तथाकथित प्रिंसिपल न्यायपालिका को मिल चुका था, उसके बावजूद यही न्यायपालिका, जो केवल कहने की न्यायपालिका लगती है, उस समय इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का समर्थन करती हुई नजर आ रही थी। उस समय जो निर्णय हुए थे उनका विरोध किया था तत्कालीन सीनियर मोस्ट जज, जो दूसरे नंबर पर आते थे सुप्रीम कोर्ट में, HR खन्ना ने। और इसी वजह से बाद में HR खन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया। और बाद में जो चंद्रचूड़ थे, चंचू महोदय के पिताश्री सीनियर चंचू महोदय को इस देश का सीजीआई बनाया गया, जो लंबे समय तक भारत के सीजीआई रहे। उसके बाद राजीव गांधी का दौर आता है। राजीव गांधी के दौर आने तक भी ये जो न्यायपालिका है वो बड़ी ही शांत रहती है, कोई किसी तरीके का शोर शराबा नहीं करती है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है तब जब कांग्रेस की अल्पमत की सरकार आ जाती है, यानी कांग्रेस के पास 250 से कम सीटें जब संसद में हो जाती है, तो फिर कांग्रेस खेमे के जो वकील होते हैं वो एक षड्यंत्र रचते हैं, और उस षड्यंत्र में तत्कालीन जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, जो कि आप समझ सकते हैं क्योंकि उस दौरान में केवल 2 सरकारें रही थी विपक्ष की, एक थी बीपी सिंह की सरकार और दूसरी थी चंद्रशेखर की सरकार। बीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से थी, लेकिन चंद्रशेखर की जो सरकार थी वो कांग्रेस के ही सहयोग से थी। यानी कि उस समय जुडिशरी में पूरी तरीके से जो लोग भी उपस्थित थे, जो लोग भी जज बने हुए बैठे थे हाई कोर्ट्स के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सब के सब कांग्रेस के रहमो करम पर जज बने हुए थे।
और यही वजह रही कि तब के 4-5 प्रमुख वकीलों ने उन जजों का समर्थन किया और इस देश पर कॉलेजियम नाम की एक अलौकिक व्यवस्था थोप दी गई। बहुत से लोग अलौकिक से धार्मिक मतलब निकाल रहे होंगे, उसका कोई धार्मिक मतलब नहीं है। अलौकिक का मतलब ये है कि इस लोक की ही नहीं, इस पृथ्वी की ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, छोटे मोटे देशों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े देश जो लोकतांत्रिक हैं या फिर जो बहुत ज्यादा प्रगतिशील हैं, विकासशील देश हैं, जहां की जो जुडिशरी है उसको बहुत उच्च कोटि का माना जाता है, उन सभी देशों में से किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं चल रही है जो हमारे देश में निरंतर जारी है पिछले 32 सालों से। क्योंकि 1993 में जब पहली बार जो केस था सेकंड जज का केस, फर्स्ट जजेस के केस में तो उसके उलट फैसला दिया गया था, लेकिन 1993 का जो केस था उसमें एक ऐसी व्यवस्था दे दी गई, उसके दो बहुत बड़े रिजल्ट हुए। पहला रिजल्ट ये हुआ कि जो संविधान में, मूल संविधान में, बाबा साहब अंबेडकर के मूल संविधान में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मूल संविधान में, सरदार पटेल, नेहरू जैसे लोगों द्वारा बनाए हुए मूल संविधान में जो जिक्र था वो ये था कि राष्ट्रपति महोदय भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर अन्य जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन यहां पहला काम तो यह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और चीफ जस्टिस के साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस को उसमें शामिल कर दिया गया। चलो यहां तक गनीमत थी। लेकिन उसके बाद एक और चीज इसमें कह दी गई कि जो यहां सलाह की बात है वो सलाह नहीं है बल्कि सुझाव है और उसको मानना ही पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से अब राष्ट्रपति की जो भूमिका थी जजेस की नियुक्ति में वो केवल हस्ताक्षरकर्ता की थी, फॉरवर्डकर्ता की थी, उसमें उनका कोई दखल नहीं रह गया। और इसके बाद में 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने जब इस मुद्दे के ऊपर, चूंकि 98 में सरकार बदल गई थी, जब उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उसी तरीके से जो अभी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मांगा है, जिसमें 14 सवाल किए गए हैं। जब कोर्ट खुलेगा दोबारा से समर वैकेशन के बाद, तब उनके जवाब दिए जाएंगे और उसके लिए बाकायदा एक बड़े कोर्ट में कार्रवाई भी चलेगी। उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए, जो पहले 3 जज थे जो ये निर्णय करने वाले थे कि किस किस को किस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर जज बनाया जाएगा, अब उसमें जजों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई और विशेष परिस्थितियों में ये संख्या 6 भी हो सकती है। अब 6 होने की वजह यह है कि अगर उन 5 जजों में से कोई भी जज, मतलब चीफ जस्टिस के अलावा जो 4 जज हैं, उनमें से कोई जज अगर भावी अगला सीजेआई नहीं है तो फिर अगले सीजेआई को उसमें स्थान दिया जाएगा और इस तरीके से 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस भावी सीजेआई 6 लोग मिलकर ये डिसाइड कर देंगे कि देश के हाई कोर्ट्स में, देश के सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बनेगा। हालांकि हाई कोर्ट के मामले में जो सिफारिश आएगी वो उस हाई कोर्ट से आएगी जिसमें वहां का चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस नामों को आगे बढ़ाएंगे। बाद में ये सिफारिश सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी और सुप्रीम कोर्ट इस सिफारिश को सरकार के पास भेज देगा। अब सरकार के पास केवल एकमात्र जो विकल्प बचता है वो यही है, या तो वो उन नामों को स्वीकार कर ले या फिर उन्हें रोक कर बैठ जाए, जैसा कि अभी पिछले दिनों एक जज के मामले में हुआ था, सोमशेखर सुंदरेशन के मामले में। सरकार ने 25 महीने तक मामले को रोके रखा, लेकिन बाद में जब बार बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके कॉलेजियम ने उस नाम को आगे किया तो मजबूरी में सरकार को उस नाम पर भी मोहर लगानी पड़ी।
और इन सब का घाटा सबसे ज्यादा अगर किसी को होता है, सबसे पहले जो इन तरीके के मामलों से प्रभावित होते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट के सीनियर जजेस। आज की डेट में जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनमें से केवल एक जज ऐसे हैं जो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर थे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट भेजे गए। नहीं तो कोई 30वें नंबर पर था, कोई 8वें नंबर पर, कोई 11वें नंबर पर, कोई 45वें नंबर पर, कोई 59वें नंबर पर भी था सीनियरिटी में। उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन बैठा। और इसका एक परिणाम ये भी होता है कि हाई कोर्ट में जो जज सीनियर होते हैं वो अगर लेट पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट तो कई बार उनके जूनियर सीजेआई बनकर बैठे होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई का। उन्होंने 22 जजों को बाईपास किया था और बाद में उन 22 में से 18 जजेस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज भी बनाया था। यानी कि जो पहले उनके सीनियर थे, कोई 2 साल सीनियर था, कोई 3 साल सीनियर था, कोई 4 साल सीनियर था, उसके बावजूद वो उनके सीनियर बन गए थे सुप्रीम कोर्ट में। अब आप बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार क्या ये अन्याय नहीं है कि एक जूनियर व्यक्ति जो बाद में नियुक्त हुआ है, बाद में जिसको बहाल किया गया है, वो अपने सीनियर के ऊपर सीनियर बन के बैठ जाता है। फिर लोग कहेंगे कि हो सकता है उनके अंदर विशेष योग्यता हो। अगर विशेष योग्यता उस व्यक्ति के अंदर है और जिन लोगों को बाईपास किया गया है, तो फिर बाद में उनको क्यों प्रमोट किया गया? क्या उनकी जो योग्यता थी उस समय दिख नहीं रही थी? अगर उस समय नहीं दिख रही थी तो बाद में भी उनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए था। लेकिन ये सब बड़ा एक खेल है जिसको बार बार भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं। इस 144 करोड़ से ज्यादा के देश में 144 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो इस सबसे बड़ी समस्या के ऊपर खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हो। गिने चुने लोग हैं। एक तरफ जगदीप धनखड़ साहब हैं, कुछ हम जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस खौफनाक सच को जनता के सामने उजागर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम तो इस पर और एक कदम आगे जाने के लिए कमर कस चुके हैं और वो कदम है देश की जनता के बीच जाकर इस पर जनमत संग्रह कराना। और ये हमारा संकल्प है, हम इसको बगैर मूर्त रूप दिए नहीं मानेंगे। कुछ लोग हमारे मित्र हैं, बहुत से मित्र हमारे इस पर कमेंट करते हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप इसको शुरू कीजिए। तो हम उनको सिर्फ इतना कह रहे हैं, धैर्य रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई भारत की सर्वोच्च संस्था के खिलाफ है जिसने संविधान से परे जाकर अपने आप को सर्वशक्तिमान बना लिया है। तो उनसे ये लड़ाई हमें लड़ने के लिए एक तो लंबा वक्त लगेगा और इसमें बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है। बहुत से लोगों को पहले समझाना पड़ेगा। सीधे ही हम अगर जनमत संग्रह की बात करेंगे लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम बार बार पहले इसको सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं जिससे से ज्यादा लोग हमारी बात को समझ सकें, इसके साथ जुड़ सकें। हम केवल ये नहीं करें कि आप हमारी सीधी बात सुनिए और आंख बंद करके इसको मान लीजिए। आपके पास फोन है, कंप्यूटर है, आप खुद चेक कीजिए। आपको हमारी कही हुई ज्यादातर बातें तो आसानी से मिल जाएंगी नेट के ऊपर और बहुत सी बातों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम ये सब जो तथ्य लेकर आते हैं ये बड़े बारीकी से रिसर्च के बाद लेकर आते हैं। कॉलेजियम को लेकर और भी तमाम वीडियो है, लेकिन वो इतनी बारीकी से इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमने जिस तरीके से आपको बार बार बताया है कि कॉलेजियम का जब केस चल रहा था तब 4-5 वकील थे, राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल, फली शेख नरीमन और जो एक और थे उनमें फली शेख नरीमन, राम जेठमलानी, शांति भूषण, पीपी राव भी इसमें थे, लेकिन वो उतने ज्यादा प्रभावी नहीं थे। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इस मामले पर सरकार की तरफ से जो दलीलें दे रहे थे वो थे आज की डेट में भारत के सबसे बुजुर्ग वकील के पाराशरन साहब, जो भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच को जो बैठी हुई थी इस पूरे मामले पर समझाने की कोशिश की और उन्हें बार बार बताया कि आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये संविधान के अनुरूप नहीं है।
लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। जो जजेस थे और जो वकील थे, उन सब ने मिलकर इस देश पर यह कॉलेजियम नामक व्यवस्था थोप दी, जिसके गीत गाते हुए हमारे सीजीआई महोदय और भावी सीजीआई महोदय आजकल नजर आ रहे हैं विदेशों में। और इसी को लेकर फिर से आईना दिखा दिया है जगदीप धनखड़ साहब ने। आप लोगों को ये बातें हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप इसको समझ सके, आप भी लोगों के साथ चर्चा करें, आप भी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में इन चीजों का जिक्र करें। और जो हमने कहा है कि इसके लिए जनमत संग्रह भी कराने के लिए हम आगे आ रहे हैं, तो उसका इंतजार कीजिए। उससे पहले अगर आप कर सकते हैं तो अपने शहर में एक मीटिंग आयोजित कीजिए, वहां लोगों को समझाइए। और अगर 30-40 लोगों को आप अरेंज कर सकते हैं तो हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपकी उस मीटिंग में, उस सभा में आकर इस विषय पर चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, हालांकि जो हमारा वीडियो हिंदी में होता है चूंकि, तो इसलिए शायद ही कुछ लोग होंगे जो तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश से इस मुद्दे पर हमारी बात को सुन पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहेगी, अगर वहां से भी कोई मित्र 30-40 लोगों का कोई सेमिनार अरेंज करता है, कोई सभा अरेंज करता है, तब हम वहां भी जाएंगे। और उस मीटिंग, उस सेमिनार में जो सवाल उठेंगे, जो बातें रखी जाएंगी, उनको भी वीडियो के माध्यम से हम सोशल मीडिया पर रखेंगे। और ये सब इसलिए जरूरी है असलियत में जनमत संग्रह करने से पहले, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगी। और जब चर्चा में ये बात आ जाएगी, जब बहुत से लोग इससे जुड़ने लगेंगे, एक जगह मीटिंग हो जाएगी, उसके वीडियो हम डालेंगे और उस पर लोगों के जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, उसके बाद दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, और 10-20 जगह अगर हम जनमत संग्रह करने से पहले ऐसी मीटिंगें कर लेंगे तो निश्चित ही हमारे पास पूरे देश में कम से कम 1000-2000 ऐसे सच्चे साहसी राष्ट्रभक्तों की एक टीम हो जाएगी, जो इस पूरी की पूरी योजना को आसानी से आगे बढ़ाकर अंजाम तक पहुंचा सकती है। इसके लिए किसी व्यक्ति या कुछ दर्जन भर व्यक्तियों से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम इस देश में ऐसे 2, 4, 5, 10 हजार लोगों को जुटना पड़ेगा, जो वकीलों के बीच में जाएं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाएं और कॉलेजियम किस तरीके से अन्याय कर रहा है, कॉलेजियम के अन्याय करने के बाद जो जजेज आते हैं वो लोगों के साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं। जब ये बातें जब तक लोगों को तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक लोग उस जनमत संग्रह में भी पूरी तरीके से भाग नहीं ले पाएंगे। हम चाहते हैं पहले जागरूकता लाई जाए और उसके बाद जनमत संग्रह। ये सब बहुत लंबा नहीं, 5-6 महीने में ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इतना तो इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि 75 साल से जो व्यवस्था चल रही आ रही है और 35 साल से जो कॉलेजियम के रूप में उसका भयानक रूप सामने आ गया है, इस व्यवस्था के ऊपर अगर जनता की राय लेनी है तो कम से कम हमें 6 महीने से 1 साल तो देना ही पड़ेगा। आप सब अपनी राय इस पर दीजिए, अपना सुझाव दीजिए कि इसमें हम और किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां तक हम तो ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली में एक आयोजन इसको लेकर करने की सोच रहे हैं शुरुआत में, दिल्ली में या किसी दूसरी आसपास के इलाके में। तो वहां कौन कौन लोग उसमें शामिल होने आ सकते हैं अपने खर्चे पर, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है और हम बाकी यूट्यूबरों की तरह से किसी से भीख भी नहीं मांगते हैं। हम अयाची हैं। हम न तो अपना पेटीएम नंबर किसी को देते हैं, ना ही क्यूआर कोड किसी को देते हैं, और ना ही बैंक खाते की डिटेल किसी को हम आज तक देते हैं। आज इस चैनल पर भी और उससे पहले भी हमने तमाम चैनल में बहुत वीडियोस हमारे आए, हजारों वीडियो हम बना चुके हैं, लाखों मिलियंस की उसमें व्यूअर्स भी होते थे। हमने कभी किसी से पैसे के लिए नहीं कहा है और ना आगे हम कहने वाले हैं। तो आप अगर दिल्ली के सेमिनार में जो लोग आ सकते हैं उसमें भाग लेने के लिए तैयार है, तो वो लोग भी अपना नाम और अपना बता दें, हम उसको प्लान कर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वहाँ आसानी से एक हॉल हम ले सकते हैं किराए पर, और हो सकता है कोई हमारे मित्र स्पॉन्सर करने के लिए अगर राजी हो जाएंगे, जो हमारे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो कर सकते हैं, तो वहाँ हम उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करेंगे।
और बाकी अपने शहर में आप अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कोई भी स्कूल वगैरह में कहीं भी ऐसी मीटिंग रख लीजिए, अपने घर पे भी हो सकता है, ओपन एयर भी हो सकती है। कोई हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, हमें प्रोजेक्टर से कुछ नहीं समझाना है, हम नॉर्मल भी बात कर सकते हैं। एक छोटा मोटा माइक वो होगा तो चलेगा, नहीं तो हमारी आवाज इतनी अच्छी है कि हम 20 से 50 लोगों तक बिना माइक के भी अपनी आवाज को आसानी से पहुंचा सकते हैं। और इस मामले में जगदीप धनखड़ साहब ने जो कहा है उस पर आपका क्या कहना है, वो भी अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।